अस्सलाम वालेकुम, मैं हूं मोहम्मद सलमान और आप देख रहे हैं प्रोग्राम स्टॉक गाला। नाज़रीन, मार्केट आज भी मनफी रुझान नज़र आया आपको। अगर हम मार्केट की बात करें तो 339 मनफी पॉइंट्स के साथ 40,731 पॉइंट्स पर मार्केट बंद हुई है। इसका हाई रहा था 41,147 पॉइंट्स और लो रहा था इसका 40,679 पॉइंट्स। मजमूई तौर पर अगर हम बात करें तो 353 कंपनीज़ ने आज कारोबार में हिस्सा लिया। 125 कंपनीज़ एडवांस पर बंद हुई हैं और 207 कंपनीज़ डिक्लाइन पर और 21 कंपनीज़ अनचेंज रहीं। ओवरऑल अगर मार्केट में वॉल्यूम की बात करें तो 35 करोड़ 4 लाख शेयर्स का आज कारोबार हुआ, जिसकी मालियत 11 अरब 51 करोड़ रुपए बनती है। KSE 100 इंडेक्स की अगर बात करें तो तकरीबन 8 करोड़ 53 लाख शेयर्स का आज मार्केट में कंट्रीब्यूट किया, 7 अरब इसकी मालियत बनती है। और टॉप सेक्टर्स की अगर बात करें तो सीमेंट सेक्टर ने टॉप किया 5 करोड़ 96 लाख शेयर्स के साथ। दूसरे नंबर पर रहा वनस्पति एंड एलाइड सेक्टर 4 करोड़ 90 लाख शेयर्स के साथ। और तीसरे नंबर पर रही टेक्नोलॉजी एंड कम्युनिकेशन 4 करोड़ 86 लाख शेयर्स के साथ। मार्केट लीडर्स की अगर बात करें आइटम्स की तो यूनिटी फूड 4 करोड़ 90 लाख शेयर्स के साथ रही। दूसरे नंबर पर पावर सीमेंट रहा 4 करोड़ 36 लाख शेयर्स के साथ। और TRG टेलीकम्युनिकेशन सेक्टर से रहा 3 करोड़ 13 लाख शेयर्स के साथ। गेनर्स और लूजर्स की अगर हम बात करें तो कोलगेट पामोलिव पाकिस्तान ने आज मार्केट में प्राइस गेन की है। इसके शेयर प्राइस ने गेन की है 73 रुपये 89 पैसे। और स्पायर टेक्सटाइल ने 63 रुपये 75 पैसे गेन किया है। और स्पायर फाइबर ये दोनों कल लूजर्स में थे, तो आज इन्होंने मार्केट में गेन की है 56 रुपये 37 पैसे शेयर प्राइस गेन की है। और अगर लूजर्स की बात करें तो आइलैंड टेक्सटाइल 86 रुपये 67 पैसे मार्केट में शेयर प्राइस लूज़ की है। नेस्ले पाकिस्तान 50 रुपये 01 पैसे डिक्रीज़ के साथ बंद हुआ है 6,299 रुपये 99 पैसे पर। और इस्माइल इंडस्ट्रीज़ ने भी आज मार्केट में शेयर प्राइस लूज़ की है 27 रुपये 35 पैसे। नाज़रीन, हमारे साथ मौजूद हैं, हमने आपसे बात की थी कल, आपके साथ कमिटमेंट की थी कि हमारे साथ मौजूद होंगे सुहेल फारूक एंड टीम के जो मेंबरान हैं वो मौजूद होंगे। सुहेल साहब मसरूफियत की वजह से वो हमारे प्रोग्राम में मौजूद नहीं हैं। हमारे साथ मौजूद हैं सुफियान साहब। हम इनसे एक तो करंट जो मार्केट एनालिसिस है उसके ऊपर हम बात करेंगे और गुज़िश्ता हफ्ते की मार्केट और इस हफ्ते की पूरी ओवरऑल मार्केट, आज क्योंकि इस हफ्ते की मार्केट का आखिरी दिन था तो हम इनसे एक एक्सक्लूसिव एनालिसिस लेंगे कि FATF के हवाले से भी जो सूरत हाल रही उसके ऊपर भी हमने इनसे प्रेडिक्शन ली थी और वो प्रेडिक्शन बिल्कुल मस्बत साबित हुई। जैसे इन्होंने कहा था कि ये ग्रे लिस्ट में ही रहेगा, तो वो भी उस हवाले से भी हम बात करेंगे। और कुछ और भी चीज़ें हैं, नए IPOs आ रहे हैं, उसके हवाले से बात करेंगे। मज़ीद बहुत सारी चीज़ें हम डिस्कस करेंगे। सुफियान साहब, वेरी वार्म वेलकम टू द शो। थैंक यू। बात करते जी FATF के हवाले से। आप लोगों ने पेशन गोई की थी, 16 अक्टूबर को हमारा प्रोग्राम रिकॉर्ड हुआ था आपके साथ, तो बहुत अच्छी आपकी प्रेडिक्शन रही। क्या आपको लग रहा था उस वक्त, क्या प्रेडिक्शन का एक होता है, एक चीज़ें फॉरसीक करता है इंसान, और मार्केट में आप लोग बैठे हैं तो मार्केट की ऐसे कौन सी डायनामिक्स थी या ऐसे कौन से मेजर्स थे जिसको वेरिएबल्स बोलते हैं समटाइम्स, तो उनको देखते हुए आप लोगों ने किस तरीके से इसको प्रेडिक्ट किया था कि पाकिस्तान इस वक्त ग्रे लिस्ट में रहेगा? इसके ऊपर मजीद ही बात करेंगे, पहले तो इस चीज़ का आंसर करेंगे। देखिए, FATF उस दिन भी मैंने बताया था कि FATF का डायरेक्ट स्टॉक मार्केट से कोई ताल्लुक नहीं है। तो मार्केट के अंदर बैठे हुए हम कोई भी वेरिएबल्स ऐसे देख नहीं सकते या कोई भी ऐसे इंडिकेटर्स मार्केट तो हमें नहीं बता सकती। ठीक है, लेकिन ओवरऑल जो परफॉर्मेंस पाकिस्तान की रही है FATF की ग्रे लिस्ट में रहते हुए और पिछले 6 महीने की जो परफॉर्मेंस रही ड्यूरिंग लॉकडाउन और कोरोना, तो उसने ज़्यादा ये कह सकते हैं कि ज़्यादा उस पर इम्पैक्ट डाला हमारी प्रिडिक्शन पे कि उस टाइम जो वो परफॉर्मेंस रही वो काफ़ी पॉजिटिव रही पाकिस्तान की जी। तो उस अच्छी परफॉर्मेंस की बुनियाद पे हमने ऐसा कहा था कि वो ग्रे लिस्ट में एक्सटेंड करेगा और FATF दे सकता है चांस लॉकडाउन की वजह से ही। तो सारा जो मामला हुआ वो कोरोना कह सकते हैं कि वो हमारे लिए पॉजिटिव साबित हो गया। एज इन के मतलब कि पॉजिटिव कोरोना पॉजिटिव नहीं, लेकिन पाकिस्तान की इकोनॉमी के लिए और पाकिस्तान की ग्रे लिस्ट के लिए इसका वो साबित अच्छा साबित इसको मैं मतलब ऐसे कंक्लूड कर सकते हैं कि जो दूसरे जो कंट्रीज होंगे, जाहिर सी बात है FATF की लिस्ट में, तो उन लोगों को भी इस तरह FATF ने कहीं पे सपोर्ट किया है या सिर्फ उनका इतना आइडिया नहीं है, क्योंकि ऑब्वियसली बात है हम पाकिस्तान में जहाँ रहते हैं जिस घर में रहते हैं उस घर की ज्यादा फिक्र होती है इंसान को। तो पाकिस्तान का है, लेकिन ईरान वगैरह को अभी भी ब्लैक लिस्ट में जो पहले था, जैसा सिस्टम पहले था, जैसी रैंकिंग पहले थी वैसे ही अभी तक रैंकिंग है, कोई चेंज आया नहीं है। ठीक है। अच्छा, एक चीज, फरवरी 2021 तक का टाइम दिया है FATF ने,
तो बात हो रही थी कि टेरर फाइनेंसिंग, ड्रग फाइनेंसिंग, इन चीज़ों को कंट्रोल करना है एफएटीएफ ने। बहुत सारी चीज़ें पाकिस्तान ने की भी अभी, तकरीबन कोई 15 के करीब जो उनकी अमेंडमेंट्स हैं 21 पॉइंट पे हुए हैं और वो रहते हैं अभी। तो दे आर डेफिनेटली, वो तो एक आई ऑन करके बैठे हुए हैं, चीज़ों को लेकर बैठे हुए हैं। लेकिन अब जैसे ही एफएटीएफ के हवाले से ग्रे लिस्ट की सिचुएशन बनी, उसके बाद फिर पाकिस्तान के अंदर कुछ दहशतगर्दी की सूरत हाल भी नज़र आई आपको। अगर आइडिया हो, 3 शहरों में ब्लास्ट हुए। सही है। तो हमें सिर्फ और सिर्फ इन चीज़ों को कंट्रोल करना है या दूसरी चीज़ों को भी कंट्रोल करना है? इन चीज़ों को कंट्रोल करने का काम तो लॉ इन्फोर्समेंट एजेंसीज का है, ठीक है, सही है, बिल्कुल ठीक है। और टेरर फाइनेंसिंग का मतलब समझे आप, मेरा घर है जी, मैं उसके अंदर तो चीज़ें तबाह नहीं कर सकता ना, कि मैं जाके अपना कमरा तबाह कर दूंगा, ठीक है, मैं वहाँ से पैसा जमा बना के दूसरे का घर तबाह करूंगा। तो टेरर फाइनेंसिंग इसको कहते हैं कि आप अपने मुल्क में या अपने मुल्क के आस पड़ोस जो मुल्क हैं वहाँ पे पैसा भिजवाते हैं ताकि वो किसी तीसरे मुल्क को तबाह कर सके, तो इसे कहा जाता है टेरर फाइनेंसिंग। तो अंदर जो हमारे यहाँ पे जो दहशतगर्दी के मामलात हुए हैं उस पर आप देखें इतना ज़्यादा चर्चा हुआ भी नहीं है, क्योंकि वो काफ़ी टाइम के बाद, एक तो काफ़ी टाइम के बाद ऐसा सुनने में आया, और दूसरा वो जिसका काम था तो वो अपना काम सही तरीके से कर रहे हैं, इस वजह से वो इतना ज़्यादा चला भी नहीं और उससे कोई इतना फ़र्क आना भी नहीं है। ठीक है, ठीक है। चलिए, ये तो एक बात थी ना कि आपकी जैसे प्रेडिक्शन थी, तो उस हवाले से आगे चलते हैं, कुछ मार्केट की सूरत हाल के ऊपर बात करते हैं। पिछले हफ्ते हमने देखा बेरिश ट्रेंड रहा मार्केट का, और इस हफ्ते के आगाज़ में भी बेरिश ट्रेंड ही था। बिल्कुल। फिर एक रैली चली, मार्केट ने पॉइंट्स गेन करना शुरू किए, वॉल्यूम्स जनरेट हुए, परचेजिंग के मौके आए। कल भी जैसे हमने देखा, अगर इन्वेस्टर पोर्टफोलियो के हवाले से देखें तो सारी आपको बाइंग नज़र आई आपको ज़्यादा। जी। तो ये किस तरीके से, या ऐसे होता है, नॉर्मल होता है, या कुछ टाइम के बाद इस तरह की सिचुएशन बनती है, या जो पैनिक सेलिंग वाली सिचुएशन में? देखिए, मार्केट है, मार्केट चाहे पाकिस्तान की हो चाहे दुनिया की हो, आप बराबर वाले मुल्क की ले लें या जो हमारे मुल्क हमारे बाद बना बांग्लादेश, उसकी ले लें, मार्केटें ऐसी ही चलती हैं, ठीक है, इन्वेस्टर ऐसे ही रिएक्ट करता है। और ऐसी सिचुएशन में खास तौर पे जहाँ पे दोबारा लॉकडाउन की बात हो रही हो, सिर्फ बात हो रही हो जी, और फिर उसके बाद जो खबर आ गई थी कि लंदन में लॉकडाउन लग रहा है अगले हफ्ते से, तो वो उसने थोड़ा सा कंफर्मेशन दी, तो वो ज्यादा पैनिक हो गया, जो कि पीर को नजर आया। और फिर जो थर्सडे का पैनिक था वो कंटिन्यू, और उसके साथ उस रूमर का, जी, रूमर का कंटिन्यू। तो वो रूमर ने ज्यादा, कह सकते हैं, वो आग में तेल का काम जो छिड़कते हैं, तो वो उसी तरीके से काम किया। वो ट्यूसडे को भी ऐसे ही रहा, फिर उसके बाद जब ट्यूसडे को कहाँ ऐसा रहा, ट्यूसडे को तो प्लस हुई मार्केट, 2 दिन ऐसे रहा ना मार्केट। नहीं, थर्सडे को रहा, थर्सडे को रहा, और फिर मंडे को कंटिन्यू हुआ, ट्यूसडे को फिर मंडे की शाम में जो है वो हवा थोड़ी क्लियर होना शुरू हुई। कुछ बिजनेसमैन, नहीं, पहले तो बिजनेसमैन टीवी पे आके उन्होंने थोड़ा ठंडे किए मामला, इकोनॉमिक फिगर्स बयान किए, फिर अगले दिन प्राइम मिनिस्टर खुद आके कहता है कि कुछ भी हालात हो जाए, इंडस्ट्रीज बंद नहीं होगी, मुकम्मल लॉकडाउन नहीं होगा, SOPs पे अमल करा के सारी चीज़ें एहतियाती तदाबीर अपनाई जाएंगी और काम ऐसे ही चलता रहेगा। तो वो इन्वेस्टर्स ने फिर, क्योंकि हवा खत्म हो गई, रूमर खत्म हो गया, तो मार्केट ने नॉर्मल रिएक्ट किया। इस तरह की स्पेकुलेशंस जो हैं, मतलब जो एक छोटा कारोबार करने वाला है, जो मार्केट में छोटी इन्वेस्टमेंट के साथ आता है, वो तो ऑब्वियसली वो तो डर जाता है। लेकिन एक तरफ से दूसरा फायदा हो रहा होता है, अच्छा, जो बड़े जाइंट्स हैं उनका फायदा हो रहा था, वो तो सेलिंग, वो तो परचेजिंग कर लेते हैं उससे, हाँ, वो परचेजिंग कर लेते हैं। छोटा इन्वेस्टर मर गया, फिर इसमें फर्क है ना। देखो, आप एक बात करो, छोटा, छोटे की समझ छोटी होगी ना, वो मार्केट में घुसा है तो उसे स्पेकुलेशन करने की जरूरत क्या है। जब वो है ही छोटा और बड़े के साथ बोले कि भाई मैं उसकी ताकत पे स्पेकुलेशन करूं, तो कोई मेल ही नहीं है उसका। तो ऐसा तो नहीं है कि स्टॉक मार्केट में भी माफियाज बैठा हुआ है, जो ऐसा होता है हर जगह। देखें, सिर्फ स्टॉक मार्केट की बात नहीं है, स्टॉक मार्केट में माफियाज हैं, बाहर की मार्केट में भी माफियाज हैं, दुनिया भर में होते हैं, पॉलिटिक्स भी चलती है, ठीक है, माफियाज भी चलते हैं, कार्टेलाइजेशन भी चलती हैं। रियल एस्टेट को आप ले लें, छोटी मार्केटें जो जोड़िया बाजार वगैरह कराची की जो है छोटी मार्केटें, चावलों की मार्केट है, वहां भी कार्टेलाइजेशन चलती हैं। तो ये माफिया आप कह लो कि सिर्फ स्टॉक मार्केट में, ऐसा तो नहीं है, ये तो सब जगह पर है। आप डॉक्टर्स के ले लो, हड़ताल चलती है तो डॉक्टर्स की पूरी हड़ताल चलती है ना, वुकला की हड़ताल चलती है तो पूरी तो सब मिले होते हैं एक साथ, क्योंकि आपने काम एक ही जगह पे करना है, एक जैसा काम करना है, काम करने के तरीके अलग होते हैं। ठीक है, ठीक है, ठीक है, ठीक है। अच्छा, अब थोड़ी सी हम बात करें मार्केट के हवाले से। सीमेंट सेक्टर ने, हमने वैसे बात की थी कि सीमेंट सेक्टर जोर लगाएगा तो एक रैली पकड़ेगा, ऐसे फार्मा 2-3 जो इंडस्ट्रीज हमने बात की थी, उसके ऊपर कोई थोड़ी सी रोशनी डालें कि सेल्स भी माशाल्लाह से सेल्स इंप्रूव हुई हैं, बहुत अच्छे नंबर्स आए हैं, अक्टूबर के तो बहुत अच्छे नंबर्स आए हैं, और इवन अब एक्सपेक्ट कर रहे हैं कि आने वाले जो साल में जो नंबर होंगे वो इससे भी ज़्यादा होंगे, क्योंकि कंस्ट्रक्शन सेक्टर ऐसा सेक्टर होता है, कंस्ट्रक्शन चला तो सीमेंट इंडस्ट्री ही और स्टील इंडस्ट्री सिर्फ नहीं चलती, उसके साथ मजदूर का घर चलता है, वो अलग बात है, ठीक है, लेकिन उसके साथ जो अलाइड प्रोडक्ट्स होते हैं, केबल एंड इलेक्ट्रिकल गुड्स, घर बनाएंगे तो आप सिर्फ
सीमेंट दीवारें लेके घर नहीं खड़ा कर देंगे, उसमें लाइट भी डलती है, उसमें जाहिर सी बात टाइलें भी है, लगती हैं, उसमें सैनिटरी भी सरिया आती भी है, लगेगा उसमें। सब चीज़ें आती जी, हैं, जी, ठीक जी, है। तो वो चल गई। फिर लकड़ी का काम भी होता है, तो वो वुड सही चल गया। उसके बाद पैकेजिंग जो चीज़ होती है, तो पेपर एंड बोर्ड सेक्टर चल गया। तो सब चीज़ें कंस्ट्रक्शन से खास तौर पे कनेक्टेड होती हैं। तो कंस्ट्रक्शन चलता है तो फिर पूरा मुल्क चलता है, डेवलपमेंट की तरफ आता है मुल्क। और इसी वजह से हमने कहा था कि जो सीमेंट सेक्टर है वो मेन चीज़ है, तो जब वो चलता है तो फिर बाजार रैली बनाता है। सही। नाज़रीन, प्रोग्राम में यहाँ पे शामिल करते हैं एक वक्फा, वक्फे के बाद दोबारा हाजिर होते हैं, बात करेंगे रेमिटेंसीज के हवाले से जो हमारे इंक्रीज़ हुआ है उसके ऊपर बात करेंगे। एक वक्फा, वक्फे के बाद हाजिर होते हैं। नाज़रीन, वक्फे के बाद दोबारा खुशामदीद। सुफियान, हम बात करेंगे ख़ास करके अभी कुछ नए IPOs भी आ रहे हैं मार्केट में, और फेडरल मिनिस्टर जो NCOC के फेडरल मिनिस्टर हैं हमारे हेड हैं असद उमर, उन्होंने इंडिया दिया था कि कुछ 10 नए IPOs आ रहे हैं। तो उस हवाले से हमें कुछ बताइए कि मार्केट में लोग बहुत इंटरेस्टेड है इस वक्त, मार्केट ऊपर जा रही है, वॉल्यूम्स जनरेट हो रहे हैं, परचेजिंग के नए मौके आ रहे हैं। तो इन्वेस्टर्स को अट्रैक्ट करने के लिए उसमें क्या नए IPOs कौन कौन से आपको लगता है? हमारी मार्केट पाकिस्तान की जो है वो बहुत ज़्यादा छोटी है। 500-550 कंपनीज टोटल लिस्टेड हैं, ठीक है। उसमें से ऑलमोस्ट पूरा एक सेक्टर अगर आप ले लें तो वो उसका है, म्यूचुअल फंड्स का है, ओपन एंड म्यूचुअल फंड्स, तो वो आप ख़त्म कर दें। उसके बाद टेक्सटाइल की तकरीबन 50 से ज़्यादा लिस्टेड कंपनीज हैं। तो ऑलमोस्ट ये बहुत सारी चीज़ें हटा के, डिफॉल्टर वगैरह हटा के आपकी रह जाती हैं ऑलमोस्ट 150 कंपनीज, ठीक है। और अगर इन्वेस्टर बेस देखें तो वो ऑलमोस्ट कोई तकरीबन 2,75,000 है। तो 2.25 लाख अगर हम गिनते हैं तो 22 करोड़ की आबादी में तो 3 लाख कुछ भी नहीं हुआ, कुछ भी नहीं हुआ, आटे में नमक के बराबर वैल्यू है। और अब मार्केट को बढ़ाना है, क्योंकि अब मार्केट बढ़ी है, इन्वेस्टर आया है। एक तो बहुत ज़्यादा मार्केटिंग हुई है एक ड्रामे की वजह से, ठीक है। उसके बाद फिर जब कोरोना के बाद जब मार्केट, क्योंकि सिर्फ स्टॉक मार्केट ही बंद नहीं हुई, बाकी पूरी दुनिया बंद हो गई थी, सिर्फ स्टॉक मार्केट ऐसी जगह थी जो बंद नहीं चल रही थी जी। तो वो उस न्यूज़ में बहुत ज़्यादा इन थी उस वक्त। फिर उसके बाद जो फ्लरिश करी तो फिर लोगों की अट्रैक्शन ज़्यादा हुई। अब लोगों की अट्रैक्शन ज़्यादा हुई तो सिर्फ लोग नहीं है, वो कंपनीज भी देखती हैं। सिर्फ असद उमर की बात नहीं है, जो चाइना है वो भी CPEC के थ्रू जो वहाँ पे कंपनीज वो इंडस्ट्री डालेगा, वो भी वहाँ पे लिस्ट होंगी। उनका भी एक था ना कि सेकंड क्वार्टर में आना था, लेकिन अब वो 21 के सेकंड क्वार्टर में आएगी। तो जो क्रॉस बॉर्डर लिस्टिंग है वो भी स्टार्ट हो जाएगी। तो IPOs नए आने हैं, कंपनीज राइट्स दे रही हैं, नई कंपनी लिस्ट हो रही हैं। अभी रिसेंट ही 4 ऑलमोस्ट तकरीबन IPO आए हैं। एक दी ऑर्गेनिक मीट का आया है, TPL ट्रैकर का आया है, फिर अभी रिसेंटली इस पीर को आगा स्टील का IPO आया है। फिर आने वाले, जैसे असद उमर साहब ने कहा कि 10 कंपनीज और लिस्टेड। तो ये इस तरीके से सिलसिला चलता रहेगा, क्योंकि मार्केट बेस बड़ा हो रहा है, अभी बड़ा हो रहा है, बिल्कुल ठीक है। और इसका वॉल्यूम भी बढ़ रहा है जी। और इसका अच्छा, आगे चलते हैं। एक जो वर्ल्ड बैंक की तरफ से रिपोर्ट आई कि रेमिटेंसीज हमारे बड़े हैं इस सेमाही में, जी, पिछले सेमाही के तकरीबन 9% तक। उस हवाले से कुछ हमें बताइए कि उसका मार्केट के ऊपर कितना इम्पैक्ट आया? रेमिटेंसेस का इफेक्ट आता है काफ़ी ज़्यादा, क्योंकि बाहर से पैसा मुल्क में आ रहा है, ठीक है। और वो आ भी किस तरीके से रहा है कि रोशन डिजिटल एक प्रॉपर, इमरान खान की हुकूमत ने पूरा एक प्रॉपर चैनल बना दिया है, स्टेट बैंक के साथ मिलकर बहुत अच्छा काम किया उन्होंने। तो बाहर बैठे जो इन्वेस्टर्स हैं, जो पाकिस्तानी इन्वेस्टर्स हैं, ओवरसीज़ पाकिस्तानी, वो काम करना चाहते थे मार्केट में, लेकिन क्योंकि अभी ऐसी कंडीशन नहीं है कि वो वहाँ से उठ के खुद आ सकें, तो बाहर से प्रॉपर अब पैसा भेजना है तो उसके लिए एक प्रॉपर रोशन डिजिटल थ्रू उन्होंने चैनल बनाया। तो वहाँ पे ऑलमोस्ट 40,000 प्लस अकाउंट रोशन डिजिटल पाकिस्तान के खुल चुके हैं। अच्छा, तो उसके थ्रू काफ़ी सारा पैसा आ रहा है और ये बढ़ता जाएगा, ये चैनल बढ़ता जाएगा सर। तो ये रोशन डिजिटल पाकिस्तान का जो है, ये क्या कॉम्प्लिकेटेड है या सिंपल सी एक? नहीं, सिंपल से, ये बहुत ज़्यादा सिंपल है। अगर किसी को भी अकाउंट खुलवाना हो तो बैंक्स की जो लिस्ट है वो अवेलेबल है स्टेट बैंक की वेबसाइट पे भी। और बैंक्स की अगर किसी भी बैंक की वेबसाइट पे जाते हैं तो वहाँ पे जाएंगे तो सामने ही रोशन डिजिटल का आपको बैनर नज़र आ जाएगा। उस पर क्लिक करके जो उसने डिटेल्स मांगी हुई हैं वो आप डिटेल्स उस पर प्रोवाइड करेंगे और आपका बैंक अकाउंट खुल जाएगा। फिर उसके साथ आप चाहे तो स्टॉक का लिस्ट कर सकते हैं, चाहे तो रियल एस्टेट का लिस्ट कर सकते हैं, लिंक कर सकते हैं, सॉरी, या फिर आप उसमें नया पाकिस्तान में इन्वेस्ट कर सकते हैं। अच्छा, इसी तरह फिर स्टेट बैंक को पाकिस्तान ने वेंचर जो कैपिटल फर्म्स हैं या फॉरेन डायरेक्ट इन्वेस्ट, इसको इसी के साथ ही लिंक किया था कि अगर आप लोग अपनी इन्वेस्टमेंट को वापस लेके जाना चाहें, मतलब आप इन्वेस्ट भी करें, आप टेंशन फ्री इन्वेस्टमेंट, जब आपने पैसा डालना है आप पैसा डाल सकते हैं, जब आपने पैसा निकालना है
पैसा निकाल सकते हैं, बीच में कोई भी रुकावट नहीं है यहाँ पे। ठीक है। तो ये आसान तरीका है कि भाई मेरी मर्जी है, मैं जब डालूं, जब डालना चाहूँ डालूं और जब निकालना चाहूँ निकालूं। ठीक है, तो इसमें मतलब कोई लिटिगेशन या नहीं नहीं, कुछ भी नहीं रखा, कुछ भी नहीं रखा। ये सबसे अच्छी बात यही है कि जब भी इतने सारे अकाउंट खुल पा रहे हैं कि इसमें बीच में कोई भी कॉम्प्लिकेशन नहीं है, सीधा सीधा फॉर्म है, जो जो चीज़ें उन्होंने मांगी है वो आपने प्रोवाइड करनी है, विद इन 2 डेज आपका अकाउंट ओपन हो जाता है, उसके साथ फिर आप अपनी इन्वेस्टमेंट नेक्स्ट डे से ही शुरू कर सकते हैं। सही है, सही है, सही है, सही। तो ये तो बड़ा आसान कर दिया, बहुत ज़्यादा बहुत आसान कर दिया। मतलब पहले तो काफ़ी कॉम्प्लिकेशन थी, वेस्टर्न Complications, यूनियन से और भेजे, ये किसी और सिर्फ के रोशन डिटेल की बात नहीं है जी। आपको स्टॉक मार्केट का अकाउंट खुलवाना, उसमें पहले बहुत ज़्यादा कॉम्प्लिकेशंस थी। अगर आप 1.5 साल पहले जाते हैं तो वो उसको थोड़ा बहुत आसान किया गया, ठीक है। अब उसे और ज़्यादा आसान किया जा रहा है, KYC वगैरह आ रहे हैं, यूकेन आ रहा है, मतलब कि नो योर कस्टमर सेंट्रलाइज हो रही हैं सारी चीज़ें नेशनल क्लियरिंग के थ्रू। तो वो उससे क्या हो जाएगा कि इन्वेस्टमेंट के मौके, ईज ऑफ डूइंग बिजनेस आ रहा है। हाँ हाँ हाँ, बिल्कुल ठीक है, बिल्कुल ठीक है। अच्छा, कुछ 1-2 चीज़ें और भी हैं जो जिसको मैं चाह रहा था कि हम डिस्कस करें इन द लार्जर फ्रेम। कुछ सब्सिडीज़ भी दी जा रही हैं गवर्नमेंट की तरफ से, फार्मर्स को भी दी जा रही हैं। कुछ टैरिफ, पावर टैरिफ के ऊपर भी बात हो रही है। तो उस हवाले से आपके पास क्या, मतलब चीज़ें तो बहुत अच्छी चलने जा रही हैं अभी। सही है, लेकिन अब ये 2 साल 2.5 साल गुजर गए गवर्नमेंट के, 2.5 साल के बाद जाके चीज़ें कुछ करने की कोशिश कर रहे हैं, अच्छी बात है, एफर्ट डालनी चाहिए। SMEs के लिए भी उन्होंने किया और लार्जर उसके लिए भी, तो उसके ऊपर क्या मतलब आपके पास इंफॉर्मेशन? देखिए इंसेंटिव्स तो देने पड़ेंगे ना। जब छोटा आदमी काम करने जाता है, जैसे अभी मैंने बात करी ईज ऑफ डूइंग बिजनेस, अब वो पैसा जितना लगा रहा है उसका रिटर्न ही नहीं आएगा तो वो तो कारोबार बंद कर देगा। और ऑलरेडी 6 महीने कारोबार बंद रहा है पूरे मुल्क के अंदर। और कंस्ट्रक्शन सिर्फ एक सेक्टर नहीं है, टेक्सटाइल बहुत बड़ा सेक्टर है हमारा, एग्रीकल्चर एग्रो बेस्ड कंट्री है हमारा, तो एग्रीकल्चर सबसे बड़ा सेक्टर है हमारा। तो फार्मर्स को तो जिंदगी भर सब्सिडी, ये जितनी भी बातें कर लें कि फार्मर्स को सब्सिडी खत्म कर दी जाएगी फर्टिलाइजर पे, मुझे ऐसा नहीं लगता कि ये खत्म कर सकते हैं, क्योंकि एग्रो बेस्ड कंट्री है ये, सारी जिंदगी फार्मर्स को तो सब्सिडी चलती ही रहेगी और वो सही है एक तरीके से देखा जाए तो। फिर उसके साथ आ जाता है टेक्सटाइल, जो सबसे बड़ा एक्सपोर्ट ओरिएंटेड सेक्टर है, उसमें काफ़ी ज़्यादा उन्होंने सब्सिडीज दी, बहुत ज़्यादा इंसेंटिव्स दिए, कुछ बातें उनकी मानी, कुछ बातें अपनी मनवाई। तो अब वो कह रहे हैं कि जून तक के उनके पास ऑर्डर बुक हैं, जगह नहीं है टेक्सटाइल इंडस्ट्रीज के बाद। उसके बाद आती हैं स्मॉल मीडियम इंटरप्राइजेस, जो छोटे कारोबार करने वाले हैं, भाई छोटी इंडस्ट्री डाली है तो अब वो काम कैसे शुरू करे। बिजली सबसे ज़्यादा महंगी पड़ती है इंसान को जी, सबसे ज़्यादा कॉस्ट जो मेंटेनेंस आती है वो बिजली पे ही आती है। तो अब उन्होंने बिजली के टैरिफ सही कर दिए हैं कि जी वो कोई हाई, ऐसे कोई आवर्स नहीं होंगे कि जिसमें ज़्यादा बिल लिया जाएगा जी, एक जैसा प्राइस रहेगा और उसमें 50%, 30 जून तक 50% का उन्होंने इंसेंटिव दे दिया और अगले 3 साल के लिए जी, ताकि वो फ्लरिश कर सके ना आगे। अब वो ये नहीं हो रहा, अगले 6 महीने की नहीं सोच रहा, अगले 6 साल की सोची जा रही है कि वो स्मॉल मीडियम इंटरप्राइजेस आगे लार्ज मैन्युफैक्चरिंग कंपनीज में तब्दील हो सकती हैं। तो उनको शुरुआत तो कहीं ना कहीं से करनी पड़नी थी। ठीक है, अच्छा स्टॉक मार्केट की तरफ वापस आते हैं। इसके अंदर 2-4 चीज़ें और भी हैं। गनी ग्लोबल होल्डिंग्स की शेयर्स इंक्रीज़ हो रहे हैं, जो उनकी बोर्ड ऑफ डायरेक्टर्स की मीटिंग, उस हवाले से क्या खबर है? और जैसे उनका पेड शेयर कैपिटल, राइट शेयर्स हैं, हाँ राइट शेयर, ये आते रहते हैं। जिस तरीके से IPO है उसी तरीके से बोनस भी आते हैं तो शेयर इंक्रीज हो जाते हैं, उसी तरीके से राइट शेयर्स है वो शेयर्स आते हैं तो कैपिटल इंक्रीज होता है। तो ये राइट शेयर्स तो कंपनीज देती रहती हैं, क्योंकि काम करने के लिए पैसा चाहिए होता है। अब पैसा बैंक से जाके लेंगे तो वहाँ पे इंटरेस्ट देना है, ठीक है, किसी और से मांगेंगे तो इंटरेस्ट देना है। यहाँ से क्या होता है कि आपको इंटरेस्ट फ्री पैसा मिल जाता है और उसकी कोई लिमिट नहीं होती कि भाई इतने टाइम में हमें लौटाना है। तो वो कंपनी आने वाले टाइम में फ्लरिश हो जाती है। तो इन्वेस्टर जिसके हाथ में वो शेयर है या जिसको राइट शेयर मिलता है, तो वो फॉर द फ्यूचर उसकी प्रेडिक्शन कर सकता है कि यार अगर ये आज राइट शेयर दे रही है तो आने वाले 3-4 साल में इसकी इंडस्ट्री बिल्ड हो जाएगी और फिर ये काम करना शुरू कर देगी। तो ये राइट शेयर्स का सिलसिला तो लगातार जैसे जैसे मार्केट बढ़ेगी उस तरीके से IPOs भी आते रहेंगे और राइट शेयर्स भी आते रहेंगे। सही हो गया। अच्छा, लास्ट में 1-2 चीज़ें और हैं कि एक तो मार्केट कैपिटलाइजेशन के ऊपर मुझे आपसे सवाल करना है कि जो हमारे व्यूअर्स हैं वो ये जानना चाहते हैं कि मार्केट कैपिटलाइजेशन और जनरल मार्केट के अंदर जो शेयर प्राइस के अंदर आ रही होती है, या जो लोग इन्वेस्ट कर रहे होते हैं उनको फिर इंसेंटिव्स मिल रहे होते हैं बोनस की सूरत में, डिविडेंड की सूरत में, इन दोनों तीनों चीज़ों में फ़र्क क्या है? सवाल नहीं समझा मैं आपका। शेयर कैपिटल की बात करें, मार्केट कैपिटल की, ये क्या है एक्चुअली? पहले तो इसको हम बता दें। मार्केट कैपिटलाइजेशन के, मार्केट की आपकी डेप्थ कितनी है, वैल्यू क्या है मार्केट की, इसके ऊपर इंसेंटिव मिलता है जो मार्केट के अंदर जो काम कर रहा होता है। इंसेंटिव्स कैपिटलाइजेशन से उसका कोई ताल्लुक नहीं है, उससे कोई ताल्लुक नहीं है। अब सवाल करने वाले ने यही सवाल किया कि इसका इसके साथ क्या लिंक है। अच्छा, फिर जो
अच्छा डिविडेंड देने वाले, सवाल ही होता है कि अच्छा डिविडेंड देने वाले कौन कौन सी सेक्टर्स हैं? उसका तो सबसे आसान जो तरीका है ना, वो स्टॉक एक्सचेंज की वेबसाइट पे जाएंगे, वहाँ पे होती है टॉप 25 अवार्ड विनिंग कंपनीज। ठीक है। सिर्फ वो कंपनीज की अगर आप लिस्ट देखेंगे तो आप में 25 कंपनीज आती हैं, 25 में से आपने 5 चुन ली, 7 चुन ली, 8 चुन ली, 10 चुन ली, उसका उसी की वेबसाइट पे आपको डेटा मिल जाएगा सारा। तो आपको वहीं पे नीचे पे आउट्स में नजर आ जाएगा कि किसने कितना डिविडेंड दिया, तो आपको सिलेक्शन बहुत ईजी है वहाँ पे। सब चीज़ें dps.psx.com.pk इस वेबसाइट पे अवेलेबल है। बिल्कुल ठीक है, ये तो और भी आसानी हो गई इस चीज़ की कि आप अपनी इन्फॉर्मेशन के लिए, असल में लोग पढ़ना नहीं ना जानते, जाते नहीं पढ़ना नहीं चाहते तो भी कोई देखें बताने के लिए तो अब चलो समझ आ गया भाई पढ़ नहीं सकते, अगर इंग्लिश में भी लिखा हुआ है, बहुत सारे लोगों को प्रॉब्लम होती है इंग्लिश पढ़ने में भी, तो वीडियो देखना सुनना तो वो तो ज़्यादा ईजी है। तो अगर यूट्यूब पे भी सर्च करेंगे तो बहुत सारी ऐसी वीडियोज़ हैं जो मिल जाएंगी, लेकिन फ़र्क आपने ये तलाश करना है कि कौन सी चीज़ आपको सही बता रही है, कौन सी चीज़ गलत बता रही है, तो फिर तो वो फैसला तो आपने तय करना है। जी बिल्कुल बिल्कुल ठीक है, बिल्कुल ठीक है। सुफियान, बहुत शुक्रिया आपका। आपसे इंशाल्लाह हम रहेंगे राब्ते में और मार्केट के ऊपर मज़ीद आपका एनालिसिस भी लेते रहेंगे इस चीज़ का। नाजरीन, मार्केट की जो मौजूदा सूरत हाल है, मैं एक चीज़ और जानना चाहूँगा माजरत के साथ कि अभी आने वाले दिनों में क्या देख रहे हैं मार्केट की सूरत हाल को? ये अभी बहुत अच्छी हो गई है, जो अभी ये जो पैनिक जो अननोन फेयर जो था ना कि लॉकडाउन वाला, ये सबसे बड़ा फेयर था, क्योंकि दोबारा लॉकडाउन अब कोई भी बर्दाश्त नहीं कर सकता, नहीं हो सकता ना। हाँ, तो उसने अब ये हमारी हाँ, तो ये अब ये थोड़ा सा हल्का एक कॉन्फिडेंस आया, और उसके बाद दूसरा कॉन्फिडेंस क्या आया कि जो ये लोग सर्कुलर डेट के पीछे, जो हमारी फाइनेंस मिनिस्ट्री जो लगी हुई है सर्कुलर डेट को ख़त्म करने के लिए, तो वो ज़्यादा अच्छा है काम, एटलीस्ट आधा तो हो जाएगा। और IMF भी पीछे लगा हुआ है कि ये से एटलीस्ट आधा किया जाए, ख़त्म किया जाए, उसके बाद ही वो अगली किस्त देगा। जैसे ही अगर ये अभी इन्होंने शुरू तो कर दिया है ECC ने, तो ये होपफुली इसी महीने में कुछ ना कुछ खबर आ जाएगी इसके रिलेटेड पॉजिटिव, तो वो एक मार्केट को एक अच्छा बुलिश ट्रेंड देख सकते हैं। फिर सीमेंट साथ साथ चल रही है, तो सीमेंट तो चलता रहेगा। और उसके साथ दूसरी बात कर ले IPPs की, तो वो PPA बनने वाला है, पावर परचेज एग्रीमेंट बनने वाला है, तो जैसे ही वो एग्रीमेंट तय हो जाएगा तो वो पावर सेक्टर भी, तो ये सारे सेक्टर्स चल पड़ेंगे। और ऑयल अगर स्टेबल हो गया कहीं पे 40 के अराउंड स्टेबल ही है, वो थोड़ा बहुत अप एंड डाउन $5-6 का चलता है, वो मार्केट है ऊपर नीचे चलता है, लेकिन ऑयल अगर स्टेबल हो गया, थोड़ा सा अर्ली कर गया कि प्रोग्राम को खत्म करने का, लेकिन अभी एक चीज़ फिर वो माइंड में थी जो मिसप्लेस हो गई थी, फिर वो दोबारा से रिकॉल हुआ आपके ये PPA के हवाले से। और देन ये मतलब कि अब लोग तो ये समझ रहे हैं ना इस चीज़ को कि मार्केट सिर्फ ऊपर ही चलती चली जाए, तो ऐसा तो पॉसिबल नहीं है ना कि मार्केट का हो नहीं सकता। आप आओ रोज सुबह मार्केट खुले और 200 पॉइंट बढ़ती जाए, हाँ, तो ऐसा ये तो हो ही नहीं मतलब अब इस चीज़ को किस तरीके से समझाया जाए कि भाई रोज मार्केट बिल्कुल हमेशा ऊपर नहीं जाती है, नीचे भी आएगी मार्केट। मैंने जैसे पिछले प्रोग्राम में कहा था कि इन्वेस्टर को क्या करना चाहिए, और अभी भी मैंने बताया कि छोटे इन्वेस्टर को क्या करना चाहिए। तो ये जो मार्केट ऊपर क्यों नहीं बढ़ती, तो ये सवाल वही करते हैं जिसे स्पेकुलेट करना है, जिसे जुआ करना है। ठीक है, उसे जुआ करना है तो वो या तो इंडेक्स पे कर ले, या कंपनी के प्राइस पे कर ले, या कंपनी के काम पे कर ले। अगर उसे मार्केट के इंडेक्स पे करना है तो फिर वो प्रॉपर इंडेक्स को देखे कि भाई इंडेक्स डाउन है तो मुझे कुछ भी नहीं चाहिए, बंद करना है काम अपना। अगर इंडेक्स ऊपर है तो लेना है, चढ़ती बाजार में लेना है। अगर प्राइस फ्लक्चुएशन पे करना है तो फिर आज की गिरी हुई बाजार में भी TRG कैप लगा हुआ था, तो आप प्राइस फ्लक्चुएशन कर लो। अगर कंपनी की उस काम पे वो करना है, आपको स्पेकुलेट करना है, तो फिर सीमेंट पे स्पेकुलेट कर लो, सीमेंट की सेल्स बढ़ रही हैं तो आने वाले टाइम में तो फर्क है आपने करना किस पे है। ये मार्केट तो ऐसे ही चलती रहेगी, अप एंड डाउन होती रहेगी, लेकिन जो इन्वेस्टर है उसका ताल्लुक कंपनी से ज्यादा होता है बनिस्बत के मार्केट से। मार्केट उसके साथ ऑब्वियस ही बात है वो जरिया है चलने का, शेयर और कंपनी के दरमियान जरिया बीच में मार्केट ही बनती है, शेयर होल्डर और कंपनी के दरमियान। लेकिन उसके साथ आपने खुद भी तो, अब ये तो नहीं ना कि मार्केट बढ़ रही है तो आप ले लोगे, कोई भी हाथ में आएगा और ले लोगे तो वो बोलो फिर बाद में बोलो कि गिर गई, ऐसा होता नहीं है। मार्केट बनी ही गिरने और चढ़ने के लिए, और इसीलिए इंडेक्स बनाया तो वो आपको तज्जिया, मार्केट की खूबसूरती वो तज्जिया आपका, वो आपका जहन बनाता है कि भाई अब ये नेगेटिव और पॉजिटिव समझ आ जाता है इंसान को कि वो समझाने के लिए है ये सिर्फ। बिल्कुल ठीक है, ये नहीं है कि रोज बढ़ती जाएगी तो बढ़ती जाएगी या रोज गिरती जाएगी तो गिरती जाएगी। हालात और सिचुएशन के हिसाब से चलती है मार्केट और इसी तरीके से चलती रहेंगी। नेक्स्ट वीक में अच्छी सूरत हाल देख रहे हैं इंशाल्लाह। ठीक है जी, नेक्स्ट वीक की सूरत हाल कुछ अच्छी दिखाई दे रही है और इस बुलिश ट्रेंड को कंटिन्यू होता देखा जाएगा। नाज़रीन, हमारे प्रोग्राम का यहाँ पर वक्त ख़त्म हुआ। आपसे इंशाल्लाह मुलाकात होगी मंडे को। मुझे दीजिए इजाज़त। अल्लाह हाफ़िज़।